हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको जीपैट का फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रही हूँ। तो मैंने ये जीपैट की सीरीज़ आज से शुरू करनी है 2027 के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी हमको पढ़ाया जा रहा है जीपैट। तो मैंने सोचा कि हमारे जो नोट्स हमको कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं मैं वो आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप भी पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। तो जीपैट में आज हम सबसे पहले जूरिस उठाएंगे, जूरिस्प्रूडेंस। उसमें हम सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट करेंगे शुरू। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है हमारा, वो 10 अप्रैल 1940 में आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। जो उसके रूल्स थे वो 1945 में आए थे, और वो मतलब ये दोनों 1940 में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था और जो उसके रूल्स आए थे वो दोनों ही इंडियन लेजिस्लेशन ने शुरू किए थे। 1955 में ये हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो इन्फोर्स में आया था, मतलब मार्केट में ये लॉन्च हुआ था सबके लिए पब्लिकली इंडियन लेजिस्लेटिव के थ्रू। फिर उसके बाद जो इसका फर्स्ट अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट मतलब जो चेंजेस आए थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमारे इंडिया में आने के बाद, तो वो जो थे वो इंडिया के लिए थे। तो जब इंडिया में उसको फोर्स में लाया गया, मार्केट में लाया गया, तो चेंजेस ऑफ कोर्स सी बात है, किसी भी पब्लिक को चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी एक्ट में या कोई भी रूल में या किसी भी चीज़ में। तो वो जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था वो 1955 में ही आ गया था, जैसे ही वो मार्केट में इन्फोर्स में आया था तभी आ गया था। और ये अमेंडमेंट इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू हुआ था। फर्स्ट 1955 में आया, फिर सेकेंड जो है 1960 में आया, थर्ड 1962 में आया, मतलब 2-2 साल के गैप में ही आते गए। फिर जो फोर्थ है 1964 में आया, फिर एक लंबा गैप आया 8 साल का, जो सिक्स्थ वाला था, फिफ्थ वाला था, वो हमारा आया 1972 में। जो हमारा सिक्स्थ था वो 1982 में आया, 10 साल बाद। फिर सेवेंथ वाला है 1986 में आया, जो एट्थ वाला है 1995 में। जो हमारा नाइन्थ वाला है वो सबसे मेन चेंज लाया था, 2008 में वो आया था, सबसे मेन चेंज इसमें आया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका जीपैट में पूछा जा सकता है कि नाइन्थ वाला या फिर कौन से अमेंडमेंट में ड्रग एंड कॉस्मेटिक में मेन चेंज आया था। तो वो तो 2008 में। उसमें चेंजेस क्या आए थे, उसमें जो एडल्ट्रेशंस हो रहे थे उनको लेके और कलरिंग को लेके कुछ न्यू सेक्शंस आए थे। तो सेक्शन 17 आया था इसमें, सेक्शन 36A-B एंड सेक्शन 36A-C, ये आए थे हमारे सेक्शन नाइन्थ वाले में 2008 में, नाइन्थ अमेंडमेंट में 2008 में। फिर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, जो कहते हैं कि हमारी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स हैं, जितनी भी ड्रग हैं, जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना या उनका इम्पोर्ट, सेल और लेबलिंग करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे इस एक्ट का, कि ताकि हम उनको ऑल ओवर इंडिया इम्पोर्ट कर सकें, उनकी सेल कर सकें और उनकी लेबलिंग कर सकें। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमारे कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसमें पहला हमारा ड्रग्स है। ड्रग्स तो आपको बेसिक है, पता होगा कि ड्रग्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमको हमारी डिसीजेस से क्योर करने में हेल्प करते हैं और जिनकी थेराप्यूटिक वैल्यू होती है, जो हमें डायग्नोस, ट्रीटमेंट या क्योर करने में हेल्प करते हैं। कॉस्मेटिक्स हमारे ऐसे केमिकली कंपाउंड, सब केमिकल कंपाउंड ही होते हैं वैसे तो कॉस्मेटिक्स भी कैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमको हमारी स्किन को ब्यूटीफाई, मॉइस्चराइज या ग्लो करने में या क्लीन करने में हेल्प करते हैं। मिस ब्रांडेड ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स आप कह सकते हैं कि ये भी केमिकल कंपाउंड, केमिकली कंपाउंड के बारे में ही है, मतलब ड्रग्स के और कॉस्मेटिक्स के बारे में। इसमें क्या होता है, जो हमारी ड्रग और कॉस्मेटिक मार्केट में आई हुई है उसमें इलीगल वर्क ज़्यादा रहता है, कि मतलब उसकी लेबलिंग गलत होती है या ब्रांड गलत तरीके से किया जाता है, वो असली नहीं होता, गलत तरीके से होता है। और एडल्ट्रेटेड ड्रग या कॉस्मेटिक वो होते हैं कि मतलब मान लीजिए आपने पैरासीटामॉल खरीदनी थी, ठीक है, अब उसमें क्या किया, वो वाइट पाउडर होता है पैरासीटामॉल का, तो उसमें उन लोग ने कोई दूसरा वाइट पाउडर या सीमेंट उसमें कुछ ऐड कर दिया, उसको सस्ता कर दिया और खूब प्रॉफिट कमाया। मतलब उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू तो कम हो गई और लोगों ने उससे खूब प्रॉफिट कमाया। हम अपनी एडल्ट्रेशन में ये करते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल ड्रग को किसी उसके जैसे दिखने वाली से रिप्लेस कर देते हैं, थोड़ी बहुत, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत रिप्लेस कर देते हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, ठीक। और फिर स्पूरियस ड्रग एंड कॉस्मेटिक ये होते हैं जो मतलब
स्पूरियस मतलब फॉल्स क्लेम करते हैं, कि फॉल्स झूठे दावे करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, मम्मी का फ़ोन यहाँ चार्जिंग पे लगा हुआ था तो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, सॉरी। ठीक है, तो स्पूरियस ड्रग जो हमारी होती हैं उनमें मतलब जो हमारे कॉस्मेटिक या ड्रग रहती हैं उसमें फॉल्स क्लेम माने जाते हैं, कि मतलब जब आप उसको बेच रहे होते हैं तो आप बोल देते हैं ओ बहुत इसमें अच्छा आपको इलाज मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी, और फिर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, असली जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उस मान लीजिए जैसे कि आपने कोई दवा ली एंड उसमें ये बोल दिया गया कि वो कैल्पा की है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने अपनी दवा के आगे नाम लिख दिया कि ये सिप्ला की है, लेकिन वो थी कैल्पा की, वो सिप्ला की नहीं थी। तो उन्होंने झूठे नाम से बेचा ना उस दवा को, कि क्लेम करके कि हमारी दवा उस बड़ी कंपनी की है, लेकिन उनकी बड़ी कंपनी की नहीं थी, झूठी कंपनी है, उनकी बनाई हुई कंपनी है, असली नहीं है कंपनी। ASU टिप्स सिस्टम, ASU टिप्स सिस्टम एक ऐसा मतलब सिस्टम है जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन या हेल्थ केयर प्रैक्टिस को डिफाइन करता है। ASU मतलब आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी, एंड टिप्स मतलब ट्राइबल इंडियन प्रैक्टिसेस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारा ASU टिप्स है, ये टर्म हम लोग यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। टी से आप समझ सकते हैं, टी से ट्रेडिशनल मान लीजिए, चलिए ठीक है, और आई से तो इंडिया है ही, तो ट्राइबल मतलब ट्रेडिशन, और आई से इंडियन, तो हमारे जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको डिस्क्राइब करने में ये हेल्प करता है। और हेल्थ केयर प्रैक्टिस तो होती है मेडिसिन में, तो हेल्थ केयर प्रैक्टिस को भी हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में। इसमें क्या होता है, हम लोग नेचुरल मेडिसिन का यूज़ करते हैं डिसीजेस को प्रिवेंट या अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ये जो होते हैं ये बेसिकली ये मेनली फोकस करते हैं हमारी बॉडी, माइंड या लाइफस्टाइल को साथ में ट्रीट करने के लिए और उसको क्योर करने के लिए और उसको बेहतर बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ASU टिप्स ये कहता है। फिर हमारे आते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल्स। ठीक है, अब ये बहुत मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। GPAT में ये आते ही आते हैं, मतलब कोई नेसेसरी नहीं है कोई एक शेड्यूल पूछ लें, हो सकता है कि 3-4 शेड्यूल एक साथ पूछ लें। ठीक है, तो आपको याद करना होता है, उसके मैंने निमोनिक बनाई है आपके हेल्प के लिए। ठीक है, तो शेड्यूल टू द एक्ट, पहला शेड्यूल हमारा जो होता है उसमें बुक नेम्स इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि ASU की बुक नेम्स, लेकिन फर्स्ट वाली आप मान सकते हैं कि नॉर्मल है। सेकंड जो होती है सेकंड शेड्यूल में, उसमें स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं ASU की। फर्स्ट में सिर्फ नॉर्मल बुक नेम्स होंगी, बुक के नाम होंगे बस, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड में बुक्स इन्वॉल्व होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स कंपाइल्ड करी जाती हैं ASU के लिए, मतलब आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी। मैं ASU बोल रही हूँ लेकिन आप याद रखिएगा आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। फिर हमारे आते हैं शेड्यूल टू द रोल। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैंने ABCD की तरह लिखा है, लेकिन इसके आगे आपको शेड्यूल भी लिखना है, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C, ऐसे। ठीक है, तो शेड्यूल A जो है, A से समझिए एप्लीकेशन। ठीक, तो एप्लीकेशन मतलब फॉर्म या फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग लाइसेंस। अप्लाइंग है ना, मतलब एप्लीकेशन, तो फॉर्म या फॉर्मेट रिक्वायर्ड हो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। B से समझिए बिल, बिल मतलब फीस स्ट्रक्चर, कि हमको बिल भरना है तो हमको उसका क्या चाहिए होगा, फीस स्ट्रक्चर चाहिए होगा ना, तो फीस स्ट्रक्चर। C से आप समझिए कि क्लॉट बेस्ड, मतलब क्लॉट बेस्ड आप क्या समझते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्लॉट होना कब होता है, जब हमारा इंजेक्शन लगता है या कोई चोट लगती है, ठीक है, या उस कहीं एरिया पे प्रॉब्लम आती है, तो C से क्लॉट, और फिर उसी से पेरेंट्रल फॉर्मुलेशंस। फिर हमारा आता है C1, C हो गया पेरेंट्रल के लिए, C1 उसका जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब नॉन पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन। फिर D से आप समझ लिए कि ड्रग्स जो एग्जेम्प्टेड है, मतलब ऐसी ड्रग्स जो एग्जेम्प्टेड है। ठीक, एग्जेम्प्टेड ड्रग्स लिखिए या ड्रग एग्जेम्प्टेड, ओके, एक ही बात है। फिर E से आप समझिए कि एक्सट्रीमली डेंजरस। अब डेंजरस से मतलब पॉइजन भी कॉज कर सकते हैं, आपको बेसिक तो इतना पता होगा कि E मतलब पॉइजनस या एक्सट्रीमली डेंजरस ड्रग्स। ओके, फिर F और F1, तो F से आप समझ सकते हैं फ्लूइड। अब फ्लूइड को हम ब्लड भी कह सकते हैं, हमारी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है, तो ब्लड यानी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ओके, F एंड F1 दोनों ही बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं। F2 क्या होते हैं, हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ठीक है, F3 जो होते हैं वो अम्बिलिकल टेप्स होते हैं।
इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, मैं समझ सकती हूँ। एफ क्या होता है हमारा, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। जी से आप समझिए कि जैसे गाइडेंस, सलाह मिलना। तो सलाह हमको कौन देते हैं हमारी मेडिकल भाषा में, मेडिकल सुपरविजर्स, ठीक है। तो जी मतलब हुआ मेडिकल सुपरविजन। एच से आप समझिए कि हमको परमिशन लेनी होगी, मतलब हैव टू टेक परमिट। एच से हुआ हैव टू टेक परमिट, तो मतलब हमें परमिट लेनी होगी किसी डॉक्टर या किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। प्रिस्क्राइब ड्रग्स बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। फिर जे से मतलब झूठ नहीं बोलो, जे से झूठ मत बोलो, ओके। तो जे से मतलब डिसीज कैन नॉट बी ट्रीटेड, तो भाई झूठ ना बोलो, डिसीज तो नहीं ट्रीट हो पाएगी। के से आप समझिए कि खुद बना लो, तुम्हें खुद ही बनानी है, तुम खुद बना सकते हो। तो के मतलब एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर, मतलब एग्जेम्पशन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एम मतलब आप समझ सकते हैं, एम से आप कह सकते हैं जीएमपी। जीएमपी और एम एक ही बात आ गई, तो जीएमपी गाइडलाइंस, फैक्ट्री प्रीमिसेस एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर एम के अंदर ही M1 है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक, M2 है कॉस्मेटिक, M3 है मेडिकल डिवाइसेस। याद रखिएगा, M1 होम्योपैथिक, M2 कॉस्मेटिक, फिर M3 मेडिकल डिवाइसेस, ओके। फिर हमारा N आता है, N हमारा हो जाएगा नीड ऑफ इक्विपमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने निमोनिक लिखे हैं, मैं आपको दिखा दूंगी अभी। N से हमारा हो गया नीड ऑफ इक्विपमेंट, मतलब हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अब हमें इक्विपमेंट की कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम कुछ नया कर रहे हो, ओके। मतलब हमारे पास ऑलरेडी था या तो, और बट हमें अब जब नीड है तो मतलब हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, तभी हमको नीड पड़ रही है। तो इक्विपमेंट फॉर सफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, इक्विपमेंट तो रिक्वायर्ड होंगे ना एक फार्मेसी को रन करने के लिए, तो इसलिए इक्विपमेंट फॉर सफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, ठीक है। अब ओ से हो सकता है ओडोनिल, तो शेड्यूल ओ के लिए डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। ओडोनिल क्या है हमारा, एक डिसइंफेक्टेंट ही है ना, जो हमारे वॉशरूम में बदबू को हटाता है, खुशबू लाता है। तो ओ से ओडोनिल और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। पी से हमारा क्या होगा, पीरियड या पैकेट साइज। तो पी से मतलब लाइफ थ्रेट एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग। पैकेट साइज था ना, तो स्टोरेज ही तो करेंगे पैकेट्स की, ठीक। फिर P1 का क्या हो गया, पैकेट साइज था ही उसमें भी हमारे निमोनिक में, तो रिटेल पैकेट साइज। क्यू से हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिटी कलर। तो क्यू से यहाँ पे होगा परमिटेड डाइस। कलर की बात हो रही है ना, तो हम कलर डाई के हेल्प से करते हैं, तो परमिटेड डाइस। फिर आर हमारा है रिप्रोडक्शन कंट्रोल, मतलब हमें रिप्रोडक्शन कंट्रोल के लिए पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव ये सब चाहिए होता है ना, तो आर से हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और R1 हो जाएगा मेडिकल डिवाइसेस। फिर हमारा एस आता है, जो एस मतलब कहता है शैम्पू। एस मतलब हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। देखिए शैम्पू जो है वो कॉस्मेटिक्स में ही आता है, तो हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। फिर टी आता है, जो कहता है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम से आ रही है ASU ड्रग्स। तो रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ASU ड्रग्स एंड हाइजीन कंडीशंस। ASU ड्रग्स के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री में जगह, स्पेस, बाकी जो कंडीशंस, हाइजीन कंडीशंस रिक्वायरमेंट है वो। फिर यू हो जाएगा हमारा अंडू, मतलब रिकॉल, फिर से करो, यानी कि हम ड्रग मेंटेनेंस रिकॉल करते हैं यू में। U1 में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स करते हैं। फिर हमारा आता है वी, मतलब वैल्यूएबल पेटेंट। तो वैल्यूएबल पेटेंट लिखो या पेटेंट लिखो, वो वी से होगा, शेड्यूल वी के लिए होगा। फिर डब्ल्यू है हमारा, डब्ल्यू का निमोनिक है राइट जेनरिक नेम, तो डब्ल्यू में हमें जेनरिक नेम्स लिखने हैं। एक्स से हमारा हो जाएगा एक्सट्रीम ड्रग्स। एक्सट्रीम ड्रग्स आप कह सकते हैं बहुत खतरनाक, अब जानते हैं कैफीन, स्टेरॉइड्स ये सब बहुत खतरनाक होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमारी साइकोट्रोपिक, नार्कोटिक या एडिटिव या हैबिचुअल ड्रग्स एक्स में आती है, शेड्यूल एक्स में। वाई से हो जाएगा यस ट्राई, मतलब ट्राई करना है, तो ट्राई किस में करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो वाई से क्लिनिकल ट्रायल्स। मैं शेड्यूल आई भूल गई थी वहाँ लिखना, मैंने इसलिए यहाँ लिखा था। तो आई से हमारा निमोनिक फॉर्म होगा मेरा होम, मतलब मेरा घर। तो ऐसी डिसीजेज ट्रीटेड बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। मेरा होम है ना, तो होम मतलब आई से मेरा, मतलब आई को अगर हिंदी में बोलो तो मेरा, और होम से मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन, डिसीज ट्रीटेड बाय होम्योपैथिक मेडिसिन।
ये हमारी निमोनिक है ए से लेकर आई तक, और यहाँ पर है एम से लेकर वाई तक। मैं थोड़ी देर पॉज कर दे रही हूँ ताकि आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो 1954 में ये एक्ट आया था, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जैसे ही हमारे मार्केट में आया था 1955 में, उसके बस 1 साल पहले ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आया था। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओके। फिर जो इसके रूल्स आए थे, जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मार्केट में आया उसी टाइम इसके रूल्स आए 1955 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ये प्रोहिबिट करता है, मतलब मैजिक रेमेडी से आप क्या समझते हैं? जादू, तंत्र, मंत्र, आप कह सकते हो कवच, ठीक है। इन सब चीज़ों का मैजिक रेमेडीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। तो मैजिक रेमेडीज़ कभी कभी क्लेम करते हैं ना कि आपके एक झाड़ से आप ठीक हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, आप एकदम क्योर हो जाओगे। तो ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि यही जो ये मतलब झूठे दावे करते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रही सारे ही करते होंगे, बट जो लोग करते हैं झूठे दावे कि हम आपकी डिसीज़ को एकदम क्योर कर देंगे, आप एक बार में ही ठीक हो जाओगे, तो उन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करता है ये एक्ट, ठीक है। प्रोहिबिट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। जो एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं जो क्लेम करते हैं कि एक ही बार में आप ठीक हो जाएंगे, ये कवच पहनने से या ऐसे ऐसे, उनसे प्रिवेंट करता है आपको, और उन्हीं ड्रग से भी आपको प्रिवेंट करता है। ये फॉल्स क्लेम से आपको बचाएगा। ये एक्ट प्रिवेंट करता है सेल्फ मेडिकेशन। इस एक्ट में ये है कि जैसे हम लोग नहीं खुद ही दवा खरीद के खा लेते हैं बिना किसी की सलाह, बिना मतलब डॉक्टर से पूछे ऐसे ही खा लेते हैं, तो हमको ये प्रिवेंशन में हेल्प करता है। ये रेगुलेट करता है एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग की जो क्लेम करती है मिराकुलस क्योर को। ये मतलब उन एडवर्टीजमेंट्स ऑफ ड्रग को जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उन ड्रग्स की कि हम आपको एकदम चमत्कारी इलाज देंगे, उनसे हमको ये बचाता है, प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब मैजिक रेमेडीज़ के कुछ टाइप्स हैं। तलिस्मान्स हो गए, मंत्रा हो गए, कवच हो गए, चार्म हो गए। वही झाड़ फूक को आप अपनी मेडिकल भाषा में ऐसे बोलोगे, तलिस्मान, मंत्रा, कवच और चार्म, ठीक है। अब जो एडवर्टीजमेंट्स प्रोहिबिटेड हैं उनके कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि मतलब वो कुछ सेक्शंस के अंदर आते हैं। सेक्शन 3 के अंदर जो है हमारे MPCM आते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में है। MPCM का फुल फॉर्म याद करिएगा, मिसकैरेज, M के लिए मिसकैरेज, P के लिए प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन, C के लिए क्योर और इम्प्रूव सेक्सुअल कैपेसिटी, M के लिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है, MPCM। सेक्शन 4 जो है हमारा वो कुछ 54 डिसीजेस की टाइप्स के लिए है और उनके कंडीशंस के लिए है। जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे मेन लिखी हैं, कैंसर, डायबिटीज़, एपिलेप्सी, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, सेक्सुअल इम्पोर्टेंस, HIV, हेल्थ डिसीज, हार्ट डिसीजेस, किडनी डिसीजेस, मेंटल डिसऑर्डर एंड ओबेसिटी। तो मतलब इन कुछ डिसीजेस के कंडीशंस के लिए ये लाई गई थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कैंसर के लिए भी लोग क्लेम करते हैं कि आपकी इस दवा से आप एकदम ठीक हो जाएंगे, ऐसा वैसा। तो इन डिसीजेस के लिए 54 डिसीजेस के लिए ये सेक्शन था, सेक्शन 4। सेक्शन 5 जो है हमारा वो नो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए है, कि मतलब आप कोई भी गलत एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे जो फॉल्स क्लेम करे, एग्जैजुरेट करे एफिकेसी को, मिसलीड करे कंज्यूमर्स को कि मतलब गलत गाइडेंस दे, फिर क्लेम करे कि गारंटीड ही क्योर, मतलब आपको एकदम पक्का क्योर मिल जाएगा विदाउट कोई साइंटिफिक प्रूफ, विदाउट कोई साइंटिफिक एविडेंस। फिर कुछ एग्जेम्पशंस थे गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स के लिए, जिनका हमने यहाँ पे लिखा है कि कुछ एग्जेम्पशंस थे मैजिक रेमेडीज़ के, ठीक है, मैजिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट के। तो वो कुछ ऐसे हैं कि पहला था कि गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट है, कुछ कहते थे कि ये गवर्नमेंट ऑथोराइज एडवर्टीजमेंट है। फिर था कि ये साइंटिफिक जर्नल्स हैं, मतलब ये एग्जेम्पशन है मैजिक एंड रेमेडीज़ एक्ट के, कुछ ये एग्जेम्पशन है कि इनको छूट मिली है कि ये कर सकते हैं। मतलब इसमें हम कोई मैजिक रेमेडी एक्ट नहीं लगाएंगे, उन पे कोई सेक्शन नहीं लगेगी, उन पे कोई दावा नहीं होगा कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। पहले तो हमारे गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए था, फिर हमारे साइंटिफिक जर्नल के लिए है,
मेडिकल टेक्स्ट बुक में अगर लिखा हो कि हाँ ये दवा ऐसे क्योर करती है, या हमारे साइंटिफिकली प्रूफ हो, या एडवर्टीजमेंट मेंट हो फॉर हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल या लैब्स के लिए, फिर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हो बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो उनके लिए ये एक्ट एक एक्सेप्शनल है। ओके, फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने पावर्स दिए थे मैजिक रेमेडीज एक्ट के। ऑफेंसेस और पेनाल्टीज कुछ थी तब 1954 में जब ये एक्ट आया था, तब की पेनाल्टीज अलग थी और अब की चेंज हुई हैं। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज तब थी कि 6 महीने आपको बस जेल में रहना है और 5,000 फाइन देना है, या 6 महीने जेल में रहना है या 5,000 फाइन देना है, या दोनों ही। अगर आपका ये क्राइम दोबारा दोहराया गया या आपने फिर से किया तो आपको 1 साल की जेल हो सकती है या 10,000 रुपये देने पड़ सकते हैं, या दोनों। ठीक है। अब सेक्शन 3 का पर्पस ये था कि ये एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग को प्रोहिबिट करे, मतलब MPCM को जो मैंने आपको बताया था, मिसकैरेज, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कंसेप्शन, क्योर और इम्प्रूव सेक्सुअल कैपेसिटी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। फिर हमारा जो सेक्शन 4 था वो था कि मतलब हम जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे थे डिसीजेस की, ओके, उनके लिए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू डिसीजेस प्रोहिबिटेड। फिर 5th है हमारा जो फॉल्स क्लेम कर रहे थे एडवर्टीजमेंट, उनका प्रोहिबिशन। फिर हमारा नेक्स्ट है सेक्शन 7, पावर्स ऑफ एंट्री, सर्च एंड सीज। 8 है हमारा पेनाल्टीज, मतलब जो पेनाल्टीज लगती हैं उनके लिए सेक्शन है। सेक्शन 14 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड द शेड्यूल, मतलब हमारे सेक्शन 14 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप चेंज ला सकते हैं हमारे शेड्यूल्स में। फिर ड्रग एडवर्टीजमेंट और मैजिक रेमेडीज एडवर्टीजमेंट। ड्रग एडवर्टीजमेंट मतलब एक डिफरेंस है ये। ड्रग एडवर्टीजमेंट क्या करता है, वो प्रमोट करता है मेडिसिन को, वो साइंटिफिक बेसिस देता है। साइंटिफिक मतलब इसमें साइंटिफिक बेसिस एक्सपेक्टेड होते हैं कि आप साइंटिफिक प्रूफ देंगे ड्रग के एडवर्टीजमेंट के लिए। रेगुलेटेड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये। मैजिक रेमेडीज एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि ये प्रमोट करते हैं तालिस्मान, कवच, मंत्रा और चार्म को। मैजिक रेमेडी है ना, तो ये इन सबको प्रमोट करते हैं। फिर ये सुपरस्टिशन इनको प्रूफ देने होते हैं, मतलब इन पे सुपरस्टिशन तरीके होते हैं, क्योंकि ये वो है ना जादू मंत्र वाले, तो इसमें सुपरस्टिशन आप कह सकते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में। फिर हमारे आते हैं ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होते हैं अगर ऑब्जेक्शनेबल हो गए तो। फिर हम 2020 की बात करें, अपने 2020 टाइम की, तो ये जो अमेंडमेंट आया था मैजिक रेमेडी एक्ट का, उसका एक 2020 में अमेंडमेंट आया था जो पेनल्टी इसको इंक्रीज कर दिया। क्योंकि अब क्या हो गया है कि लोगों का मानना था उस टाइम के, अब जब पेनल्टीज थी कि अरे 6 महीने की तो जेल है, 5,000 रुपये ही तो है, दे देंगे, तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि पेनल्टी इंक्रीज कर दी। ठीक है। फिर पेनल्टी इंक्रीज करी तो उन्होंने जो कैरीड आउट एडवर्टीजमेंट थे उनको भी इंक्रीज कर दिया। फिर डिसीजेस जो कॉज हो रही थी, मतलब जो डिसीजेस के फॉल्स क्लेम हो रहे थे, उनको भी इंक्रीज कर दिया। उनके 54 नंबर थे तो उनको भी इंक्रीज कर दिया। बट अभी तक ये एक फॉर्म में नहीं आया है, ये एक ड्राफ्ट की तरह है। ओके। अमेंडमेंट बिल 2020, मतलब इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें पहले डेफिनेशन आई थी जो इंक्लूड करती थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ऑडियो विजुअल। मतलब बेसिकली 2020 में ऑनलाइन आ गया था ना सब कुछ कोविड की वजह से, तो इन लोगों ने ऑडियो विजुअल में भी फॉल्स क्लेम होने लगे थे, सोशल मीडिया पे भी होने लगे थे, वेबसाइट्स के थ्रू भी हो रहे थे, तो उनके लिए अमेंडमेंट बेसिकली आया है। ड्राफ्ट में है, अभी आया नहीं है। ये प्रोवाइड करता है लाइबिलिटी फॉर एंडोर्सर्स, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये उनके लिए लाइबिलिटी रखता है कि अगर आपको लगे कि ये कंपनी फॉल्स क्लेम कर रही है तो आप दावा ठोक सकते हैं इन पे। ये इंक्लूड करता है पेनाल्टीज, स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज जो हैं कि 5 साल की आपको अब जेल होगी अब 2020 के बाद, और आपको ज़्यादा फाइन देना होगा, हायर फाइन, 10,000 नहीं 20,000 30,000 ज़्यादा देना होगा। डिसीजेस एक्सपैंड करी गई हैं क्योंकि जो पब्लिक कंसर्न है वो कहती है सिर्फ कैंसर और टीबी इन सब की प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी बेसिक भी डिसीजेस हैं उन पे भी फॉल्स क्लेम करते हैं ये, तो इसलिए डिसीज़ इंक्रीज़ हुई। और ऑनलाइन और डिजिटल एडवर्टीजमेंट थे उनको भी इंक्लूड किया गया इसमें, कि जो वेबसाइट्स भी क्लेम कर रही थी फॉल्स क्लेम, तो उनको भी इंक्लूड किया गया कि अब वो भी फॉल्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। एनफोर्समेंट किया गया
कवर्स का इंक्रीज, जो इन्फोर्समेंट थी कवर्स की उनको इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, तो बस ये हमारा था पूरा। हमने अभी तक पिछले 2 हफ्तों में हमारे जूरिस्प्रूडेंस में कॉलेज में इतना ही कवर हुआ था। अब आगे जो कवर होगा मैं आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद पक्का पूरा कवर कराऊंगी। थैंक यू।